आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आपको 45 पीवाईक्यू कराया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर में एनवीएस में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से ये भी आपको जानने को मिलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया तो ये किस टॉपिक से आया है इसको भी हम ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको और बेहतर तैयारी के लिए क्या किया है, उस फैक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम ऐड कर दिए हैं। तो ये कंप्लीट सेशन आपके लिए होने वाला है, आपके एग्जाम को और बेहतर करने के लिए होने वाला है। और केवीएस एनवीएस का नोट्स जो है आपका एप्लीकेशन में रिलीज कर दिया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि नीलगिरी जो है, नीलगिरी में क्या है, आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है आपका एक नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उस नेशनल पार्क का नाम हो जाएगा आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर बाघ रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम क्या हो जाएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, जो कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करा रहे हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो आपको याद रखना है क्या क्या। पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, 1986 में हुई थी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का स्थापना कब हुई, 1986 में हुई थी। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था आपका जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व को 1974 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो दो पॉइंट याद रखना। पहला कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है आपका कर्नाटक में सिचुएटेड है, 1974 में स्थापना किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और ये जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना हुई थी आपका 1986, जो कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। तो आपसे अगर स्टैटिक में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो एक क्वेश्चन को परत दर खोल कर रख दिए है ताकि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ना मिस हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं वो है आपका जनगणना से। तो आपको क्या करके जाना है, सेंसस से रिलेटेड हर एक डाटा को बढ़िया से पढ़कर जाना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते। जो सिलेक्टेड चीज पढ़ेंगे तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पूछा जा गया था आपका एक क्वेश्चन कि किस राज्य की जनसंख्या जो है दिए गए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। चार राज्यों का नाम दिया गया था, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। किसका जनसंख्या ज्यादा है, तो इन चारों में से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है ज्यादा है। कौन सी डाटा के अकॉर्डिंग, जो हाल ही में 2011 का जनगणना हुआ, सेंसस हुआ, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा आपको देख लेना है कि किसका कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जो है भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वाला कौन है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। बाकी ये डाटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका पॉलिटी से। अब पॉलिटी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो पूछा गया था कि ईवीएम में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं। इसे ही कहते हैं जनरल अवेयरनेस। आखिर इसका नाम क्यों दिया गया, सामान्य अध्ययन। बेसिक बेसिक चीजें जो होना चाहिए आपको जानकारी। ईवीएम के बारे में हम लोग सबको ही जानते हैं, ईवीएम के बिना वोट नहीं होता। पूछ लिया गया कि ईवीएम में मैक्सिमम वोट कितना डाल सकते हैं हम लोग, एज पर दी ओल्डर वर्सन। और एक थोड़ा ट्रिक लगा दिया है, एज पर दी ओल्डर वर्सन के हिसाब से। तो ओल्डर वर्सन के हिसाब से अधिकतम वोट जो है कितना डाला जा सकता है, 2000 डाला जा सकता है। इसलिए जब वोटिंग होता है तो खाली एक मशीन नहीं होता, मल्टीपल मशीन होता है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि 2000 डाला जा सकता था ओल्डर वर्सन में। अब यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आप देख लेंगे और नया कितना डाला जा सकता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी जो नया मशीन आया है न्यूअर M3 ईवीएम, ये 3840 वोट को क्या कर सकता है, आपका स्टोर कर सकता है। ठीक, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका 2000 था। ठीक, क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आपका पूछा गया वर्ल्ड रिकॉर्ड से, यानी कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पढ़कर जाना है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्या पूछा गया था कि नेपाल की वंदना नाम की एक 18 इयर्स लड़की ने लगातार नृत्य करके सबसे लंबी अवधि तक नृत्य करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो समय क्या था, यानी कितना घंटा तक वो लगातार डांस करती रही। तो इस टाइप के जो विश्व रिकॉर्ड है उससे क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो गर्ल्स से क्वेश्चन था तो ये यहाँ से उठा लिया गया। तो कोई भी ऐसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आपका गर्ल्स से संबंधित है उसको आप जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 126 घंटा लगातार डांस की थी और उसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आप फैक्ट देखेंगे तो 5 दिन तक क्या लिखा है ये जानना जरूरी है कि नेपाल की वंदना ने 126 घंटे लगातार डांस करके लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल देखकर लग रहा होगा कि हाँ आपके जो केवीएस एनवीएस का एग्जाम होने वाला है उस लेवल का है और इंटरेस्टिंग है, तो आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतना ही मोटिवेशन बना रहेगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर 2 3 4 सेशन आपके लिए लेकर आए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु वैधता सूचकांक यानी कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम लोग सीवीआई के भी नाम से जानते हैं, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में 0.42 के स्कोर के साथ कौन सा राज्य अपेक्षाकृत कम वैध पाया गया। तो पुराना डाटा के हिसाब से बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से आपका सिक्किम क्या हो जाएगा, आपका सिक्किम। सिक्किम का स्कोर कितना था, 0.42 था, जो ये दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन का जोखिम जो है अन्य दिए गए राज्यों की तुलना में कम है, यानी क्लाइमेट उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ। कहाँ पर, आपका सिक्किम में। बाकी दिल्ली उल्ली का देखेंगे तो उसका क्लाइमेट काफी चेंज हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पहले तो देखना है आपको कि किस टॉपिक से पूछा गया। क्या पूछा गया, करेंसी एंड कंट्रीज यानी कि मुद्रा और देश। तो एक पेज में सारा मुद्रा और देश को आप लिख लिख लीजिएगा या प्रिंट मार लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन सही बन जाएगा। तो सोच रहे हैं आप कटअप से कितना आगे चल जाएंगे। जो 1 2 नंबर के लिए कटअप से रुकता है, यही सब छोटा छोटा काम नहीं करने से रुकता है। तो ये सब स्मार्ट वर्क आपको करना है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि मुद्रा और देश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूरा एक सीट आप निकाल लीजिए, उसको डेली देखते रहिए। आप ये सोचिएगा ना कि आज हम पढ़ेंगे कल याद रहेगा, नहीं रहेगा। जीके ऐसा ही होता है, रेगुलर रिवीजन करना पड़ता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस देश की मुद्रा जो है वो बीर है, BIRR। तो किस देश की मुद्रा है, ये आपका इथियोपिया का मुद्रा है। अब यहाँ जो 4 ऑप्शन था इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो आप इथियोपिया का जो है क्या है, आपका बीर है। इजिप्ट का क्या है, पाउंड है, या पांडु लिख दिया गया, पाउंड है। किर्गिस्तान का क्या है, सोम है। और अफगानिस्तान का अफगानी रुपया। तो यहाँ आपको चारों देश का रुपया पता चल गया। और भी कुछ देशों का रुपया अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी लोगों को जानकारी भी हो जाएगा कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट करेंसीज एंड काउंट्रीज है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये पुरस्कार और सम्मान के सरनी में है। तो वार्ड्स एंड ऑनर्स आपको करके जाना है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है क्या, AS किरण कुमार। ये उस टाइम एग्जाम हुआ था, उस टाइम के हिसाब से 2019 वाला पेपर है ये। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, AS किरण कुमार को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया। तो उस टाइम इनको पुरस्कृत किया गया था किस देश के द्वारा, तो फ्रांस के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। तो इस बार वाला भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट है तो आप उसको लर्न करके जाइएगा, बाकी नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ से आपको एक करंट का फैक्ट याद रखना है कि फ्रांस का जो है सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन वार्ड नागरिक सम्मान क्या है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अगर ये सम्मान हाल ही में 2025 में किसी को मिला है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फ्रेम कर दिया जाए, क्योंकि ये किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर किसी इंडियन को मिला है तो, और जरूर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर आप 24 में जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट्स से। अब खेल से किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे तो पूछा गया था आपका कि मई जुलाई 2019 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया। 2019 वाला वर्ल्ड कप कहाँ पर किया गया था, ये पूछा गया था स्पोर्ट्स से। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो हम लोग जानते हैं कि 2019 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स। किसने इसको होस्ट किया था, इंग्लैंड और वेल्स ने होस्ट किया था। अब खेल जगत से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें तो 2023 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अपना ही देश भारत में हुआ था।
उसका विनर कौन था, ये इंपॉर्टेंट है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। कहाँ पर हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, अपना देश भारत हुआ था। और 2019 वाला जो वर्ल्ड कप था कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था। और 2023 का विश्व कप भारत में आयोजित हुआ था, ये तो बात कर लिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपका खेल जगत से ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि निम्न में से किस खेल में अपूर्वी सिंह चंदेला इस समय प्रथम स्थान पर है। तो उस टाइम के हिसाब से बात किया जा रहा है, तो ये किसमें थी, 10 मीटर एयर राइफल की निशानेबाजी में प्रथम स्थान पर थी। तो यहाँ से दो तीन पॉइंट याद रखना है इनका नाम, कि किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि शूटिंग किससे जुड़ा हुआ है, शूटिंग शूटर से जुड़ा हुआ है। और वो अपूर्वा चंदेला जो है, अपूर्वी चंदेला एक भारतीय निशानेबाज है, तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेती है। तो करंट स्टैटिक में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो शूटिंग शूटर से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी से क्या पूछा गया था, ये स्टैटिक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का, कि भारत में जो मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, के संचालन का दायित्व किसे सौंपा गया। यानी भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किस बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो भारत में जो है सॉरी, भारत में जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको किया जाता है रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट आपका कुछ फैक्ट है आरबीआई से रिलेटेड, कि आरबीआई क्या क्या करता है। तो आरबीआई आपका इशू करेंसी, मुद्रा जारी करता है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन है, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि भारत में जो है विदेशी मुद्राओं का फॉरेन एक्सचेंज मैनेज कौन करता है, किस बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और ये पूरा का पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर और सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति को तैयार करना और साथ ही साथ उसे लागू करना, ये किसका काम है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। नेक्स्ट आपका पॉलिटी से पूछा गया, और पॉलिटी से किस टाइप से पूछा गया, आपको ये एकदम दिमाग में छाप लेना है, और यहाँ से आपको इसी टाइप से तैयारी करना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान का जो पार्ट 20 है किससे संबंधित है, तो सारे पार्ट को आपको देख के जाना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 किससे संबंधित है, और उसी को आपको बार बार रिवीजन करना है एग्जाम तक। तो भाग 20 जो है ये आपका संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कुछ हम लोग देख लेंगे, जैसे कि आपका पार्ट 20 है, ये आर्टिकल 368 जो क्या बात करता है कि हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं विथ टर्म्स एंड कंडीशन। फिर आपका ये पार्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का पार्ट। फिर आपका पार्ट 28 ये क्या है, आपातकालीन प्रबंधन के लिए। पार्ट 5 संघ के बारे में बात करता है। और पार्ट 8 जो है आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। तो ये सारा आपका इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए कि राजभाषा किस भाग में है, आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन किस भाग में है, यूनियन टेरिटरीज, इन सारी चीजें आपका दिमाग में आपका रहना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछा गया, और फिर उसी टाइप से पूछा गया, या तो आर्टिकल से पूछा गया या तो भाग से पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो किस आर्टिकल में बात किया गया है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो वो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 124, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 124 4 के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत से प्रस्ताव पारित न हो जाए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि किसी जज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कि संसद के हर दोनों सदन में, प्रत्येक सदन में जो प्रस्ताव पारित होना चाहिए वो बहुमत से पारित होना चाहिए, 1/3 2/3 नहीं, बहुमत से पारित होना चाहिए। तो किस आर्टिकल में है, 124 का 4। और किस ग्राउंड पर आप हटा सकते हैं, अगर मिसबिहेवियर रहा या कुछ इनकेपेसिटी रहा तो हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मनाया हटा दिए।
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इतिहास से क्वेश्चन, और इतिहास से किस प्रकार से पूछा जा रहा है आप देखिए कि गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि भारत को तो आज़ादी 1947 में मिल गया था, बट भारत के कुछ एक राज्य ऐसे थे जिसको जिसको बाद में भारत में शामिल किया गया। ठीक, तो इस पे पूछा जा रहा है कि गोवा को किस वर्ष शामिल किया गया, तो गोवा को शामिल किया गया 1961 भारत में, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, तब यह शामिल हुआ, तब जाके पुर्तगाली भारत छोड़कर गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो आपसे स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था, तो गोवा की आज़ादी को लेकर के ये एक ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का, जहां गोवा से हम लोग किसको भगाए, पुर्तगालियों को। और कब हुआ था, 19 दिसंबर 1961। 450 साल का एक लंबा जो कॉलोनियल रूल था गोवा में, उसको खत्म कर दिया गया। और पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत में शामिल तो कर लिया गया 1961 में, बट पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो स्टेटहुड मिला, और वो गोवा भारत का कितना नंबर का राज्य बना, 25वां नंबर का राज्य बना। कब, 30 मई 1987। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, क्लियर हो गया आपको। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आपसे कोई गलती नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किस टॉपिक से, इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि आपको इम्पोर्टेंट डेज को करके जाना है, महत्वपूर्ण दिवस को करके जाना है। क्या पूछा गया था कि विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है आपको 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि 18 अप्रैल तो आपको पता चल गया कि वर्ल्ड हेरिटेज डे है। क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। साथ ही 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये चारों आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ ही आपको आपको डिकोड भी करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये टॉपिक आपको, ये क्वेश्चन लिया गया आपका करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स का भी किस सेक्शन से, पुरस्कार सेक्शन से। आप देख पा रहे हैं कि करंट अफेयर्स में भी ज्यादातर क्वेश्चन या तो वर्ड से है, पुरस्कार से है, कोई रिकॉर्ड से है, कोई इंडेक्स से है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया था आपका कि 2019 में यूनेस्को यूनेस्को या गिलर्मो कानो विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 किसने प्राप्त किया। आपको सिंपल याद रखना था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 वाला किसने जीता था, ये आपका पूछा गया था। तो इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना। तो यहाँ पर है, बहुत ही लंबा नाम है, क्यू सोएवो और वा लोन, इनको मिला था। अब इस बार का कौन मिला, इसको आपको ध्यान रखना है। 2024 का जो विनर है किस चीज का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, इस साल का जो 2024 का जो विनर है, उनका नाम क्या है, एक पैलेस्टाइनियन जर्नलिस्ट है, जो गाजा में जो क्राइसिस चल रहा है, गाजा में जो अभी स्थिति खराब है, उसको रिपोर्टिंग करने के लिए उनको दिया गया था। ठीक, किसको दिया गया था, एक पैलेस्टाइनियन जर्नलिस्ट को दिया गया था। अब जितने भी टॉपिक, अभी और भी क्वेश्चन है, बट बीच में हम क्या किए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप जब पढ़ेंगे इस पीडीएफ को तो आपको और क्लैरिटी मिले, तो बीच में कुछ हम फैक्ट डाल दिए हैं जो अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसी टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट है, अभी अभी आपको बताए भी है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। बाकी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। टोटल 45 क्वेश्चंस इसमें रखा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को एक या दो बार आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा। बाकी आपका बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है, आपका एग्जाम नैनो एप्लीकेशन पर नोट्स बैच है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इन दोनों का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स से संबंधित, किससे, स्पोर्ट्स में भी क्या पूछा गया, आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया। तो आईपीएल भी देख के जाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आईपीएल आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना मेहनत लगा है इस पूरा पीडीएफ को बनाने में कि सारे चीज को देखना, फिर सारे चीज को इतना बढ़िया से प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग जब पढ़े तो आप लोगों को अच्छा लगे देखने में, कितना चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो हम भी इसको एक ही कलर में ला सकते थे, बट इसको क्या 3 कलर में अलग अलग किए, पीछे एक बढ़िया सा लोगो लगाए कि देखने के लिए अच्छा लगे आपको, तो ये सारे चीज़ करना पड़ता है। तो आपको भी तो बनता है कि आप लाइक कर दे इसके लिए।
क्योंकि इसके और तो कुछ आपसे मांग नहीं रहे, सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आईपीएल से क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने जो है हाल ही में संपन्न हुए प्रीमियर लीग आईपीएल 2019 में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कप का खिताब जीता। तो यहाँ पर आपको पर्पल कप कप के बारे में पूछा गया था, 2019 का आईपीएल वाला। तो उस टाइम कौन जीता था? इमरान ताहिर जो है पर्पल कप जीता था। अब यहाँ पर कुछ हम लोग फैक्ट देख लेंगे, करंट अफेयर्स को भी अपडेट देख लेंगे हम लोग, कि इमरान ताहिर जो है उस टाइम किस चेन्नई सुपर किंग्स के साइड साइड से खेल रहे थे और ज्यादा विकेट लिए थे, जिसके लिए पर्पल कप दिया गया था। तो 2024 वाला अगर हम लोग आईपीएल की बात करें तो हर्षल पटेल को मिला था, 24 विकेट लिया था। और ऑरेंज कैप, अब यहाँ पर एक स्टेटिक भी पार्ट है कि ज्यादा विकेट लेने वाले को कौन सा कैप मिलता है? पर्पल कैप मिलता है। सबसे ज्यादा रन लेने वाले को क्या मिलता है? ऑरेंज कैप मिलता है। तो ऑरेंज कैप किसको मिला था? विराट कोहली को मिला था। और भी कुछ अपडेट हुआ होगा आईपीएल से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत लंबे टाइम के बाद आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक हम वही सोच रहे थे कि साइंस का क्वेश्चन कब आएगा। केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं रहता। 9th-10th लेवल का एनसीईआरटी अगर आप कर लेंगे ना, तो आप साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से धुआं धुआं कर सकते हैं। तो 9th-10th लेवल का साइंस आपको करके जाना है अगर जीके में आपको अच्छा नंबर लेके आना है। पूछा गया था आपका कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। तो हम लोग सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता। ये हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक। अब कुछ फैक्ट है, फैक्ट आप देख लीजिएगा। मीथेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इस मिथाइल हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। और ये कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं होता और कोई भी गंध नहीं होता। इट इज ए कलरलेस एंड odorless गैस है। और ये दलदली स्थानों में पाया जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका इंडियन इकोनॉमी से। क्या पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से किसे जो है 15वें वित्त आयोग, 2019 की बात किया जा रहा, तो यानी कि फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो उस टाइम कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा था? 15th वाला चल रहा था। तो 15th फाइनेंस कमिश्नर कमीशन की सलाहकार परिषद के 12वें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यह पूछा गया था। उस टाइम का क्वेश्चन था। तो किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। नया फैक्ट आपको इससे रिलेटेड क्या याद रखना है? स्टेटिक में पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ये फाइनेंशियल रिलेशन को बताता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के जो वित्तीय संबंध है, फाइनेंशियल रिलेशन है, इस चीज को डिफाइन करता है, बताता है कैसे क्या करना है, किसको कितना शेयर मिलेगा इस बार, स्टेट सेंट्रल से कितना पैसा मिलेगा, स्टेट को कितना टैक्स पे करना है, ये सब चीजें की बात फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। स्टैब्लिश्ड कब किया गया था? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम लोग बात करें 16th फाइनेंस कमीशन की, तो 16th फाइनेंस कमीशन की जो अध्यक्ष है कौन है? आपका अरविंद पनगड़िया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्लाइड, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट में आप ऐड कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। तो आर्ट एंड कल्चर आपको बहुत ही बढ़िया से करके जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको, जो आपका एग्जाम है उसमें 2 क्वेश्चन तो आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फेवरेट टॉपिक है केवीएस एनवीएस का ये सब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर पर आप मत जाइए। पूछा जा रहा है आपसे कि प्रख्यात संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, क्या नाम है? पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? किस वाद्य यंत्र से? तो ये फिर पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक टाइप से स्टैटिक बन गया है ये। तो सितार से उनका संबंध है। किससे संबंधित है? सितार से। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लर्न करना है चीजें कि कौन सा घराना से बिलोंग करता है। हर का एक एक घराना होता है, सितार में भी बहुत सारा घराना होता है। तो ये जो है किस घराने से बिलोंग करते थे? इमदाद खानी घराना से बिलोंग करते थे। ठीक, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट आपसे पूछा गया शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्लासिकल डांस का भी पूरा का पूरा एक पेज आपको निकाल लेना है प्रिंट करके और उसको डेली बेसिस पर देख लेना है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये किस शैली से पूछा जा रहा है, किस डांस स्टाइल से संबंधित है, इससे पूछा जा रहा है। तो किस डांस स्टाइल से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है।
अब भारतनाट्यम याद रखिएगा, भारतनाट्यम को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने देने वाली है ये रुक्मणी देवी अरुंदले। और साथ ही साथ ये भारतनाट्यम जो है ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का। और ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? आपका तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ था। ये दो तीन फैक्ट स्टैटिक का भी आप याद यहाँ पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर इतिहास से कि जादवों की राजधानी शिवनास क्या है? शिवनास कहाँ स्थित थी? तो ये राजधानी स्थित थी आपका देवगिरी। कहाँ था आपका? देवगिरी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि डेंसिटी फाउंड किया गया था विल्लमा फाइव के द्वारा। यानी कि जादव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विल्लम पंचम के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी जो है देवगिरी दौलताबाद थी। कहाँ था? देवगिरी दौलताबाद। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? इतिहास से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सॉरी, खजुराहो मंदिर खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फैक्ट आप लर्न कर लीजिएगा कि चंदल डेंसिटी के द्वारा यह बिल्ड किया गया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्थित है। और ये कौन सा स्टाइल है आर्किटेक्चर का? आपका नागरा स्टाइल है। कौन सा? आपका नागरा स्टाइल। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी का ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड का फुल फॉर्म पहला तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब स्थापित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। अब नाबार्ड से संबंधित कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला तो इसकी स्थापना आपको 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक एपेक्स बॉडी है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, यानी सबसे ऊपर यही है ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए जो लोन वगैरह मिलता है, फाइनेंशियल चीजें हैं। और इसको स्टैब्लिश किया गया था कौन सा कमिटी के रिकमेंडेशन से? तो वी शिवरमन कमिटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस कमिटी के तहत आपका नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी का ही आपका किससे करंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 अप्रैल 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान सांविधिक नकदी अनुपात एसएलआर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआई क्या था? इसका कितना परसेंटेज था? तो उस टाइम कितना था आपका? 19% था यहाँ। और हम लोग वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में लगभग ये 18% है। अब एसएलआर क्या होता है कि एसएलआर इज द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट लाइक गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि लिक्विड एसेट रखना है गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, जो भी डिपॉजिट वगैरह है। ये टेक्निकल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इकोनॉमी से ही पूछा गया। और क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लागत उन सभी लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी व्यक्ति, निवेशक या व्यवसायी को किसी एक विकल्प पर दूसरे विकल्प का चुनाव करने पर मिलने से रह जाते हैं? सिंपल सोचिए कि अभी आपका अचानक केवीएस का एग्जाम आ गया, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले से रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। बट केवीएस का एग्जाम आ जाने के कारण आप किस में शिफ्ट हो गए? केवीएस में शिफ्ट हो गए। आप इसको छोड़ दिए और हो सकता है कि बीच में इन किसी एग्जाम, किसी भी बॉडी का एग्जाम आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। यानी इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बदले आप इस अपॉर्चुनिटी को क्या हासिल करने में लगे, तो इसे कहते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। नेक्स्ट बेस्ट थिंग, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू गेव आउट, ठीक है, अवसर लागत। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे कि कौन सी एक जो है पूरब की ओर बहने वाली नदी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। बहुत बार ये एग्जाम पूछा गया और हमको याद है ये एग्जाम एक बीपीएससी और जेपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? तो कृष्णा नदी जो है ना, पूरब की ओर बहने वाली नदी है। पूरा का पूरा एक चार्ट आपको नोट्स में हम डाल दिए है, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, सारा चीज। रिवर सिस्टम अब अगर आप देखिएगा तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा? जैसे कि कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, गंगा।
ये सारे पूरब की ओर बहने वाले नदियाँ, जैसे ये पर यहाँ पर पूरा भारत आप देखते हैं, तो जितने भी ये पूरब की ओर बहने वाले नदियाँ हैं, ये कहाँ पर जाके गिरेगा? आपका बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। और जितना भी आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, जो पश्चिम की ओर बहेगा, वो कहाँ पर गिरेगा? आपका वो अरबियन सी में जाके गिरेगा। और नीचे आपका कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार। कृष्णा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर से ये आपका ओरिजिनेट होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि द्वीपीय क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ये आपका क्लास 9th का जो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन उठाता है केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई वाला। वो आपका 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है। और आप पढ़ते रहते हैं यहाँ वहाँ का जीके जीएस, और आपको नंबर नहीं आता। क्यों आएगा? क्योंकि आप जो चाहिए वो चीज़ पढ़ ही नहीं रहे हैं। जैसे एक कहानी है कि आप गुरु द्रोणाचार्य के नाम सुने हैं। तब सारे पांडव थे और बहुत सारे लोग था। जब एक पेड़ पर पूछा गया कि इस पेड़ में क्या दिख रहा है, तो सब कोई क्या बोलने लगा कि यहाँ एक पेड़ है, इस पेड़ के पीछे और एक पेड़ है, पहाड़ है, पर्वत है, सब कोई बोला। और जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन क्या बोला कि उस पेड़ में जो है एक चिड़िया बैठा हुआ है। तो गुरु द्रोणाचार्य का क्या जानना था कि कंसंट्रेशन पावर कितना है, कि आप कुछ जिस चीज पर फोकस्ड है उस चीज पर आप ध्यान कितना दे रहे हैं, कि आप यहाँ पर आपका फोकस है, आपका ध्यान इधर उधर बट लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पर आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इस टाइप से चीज़ों को आपको देखना है। तो अगर हम लोग बात करें कि पूरा इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज, यानी कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है, अगर हम लोग द्वीपीय क्षेत्रों को मिला देंगे, तो द्वीपीय क्षेत्रों को मिला देने के बाद जो टोटल कोस्ट लाइन हो जाता है वो हो जाता है आपका 7,516 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 7,516 किलोमीटर। अब अगर मेनलैंड कोस्ट लाइन की बात करें, यानी कि हम लोग द्वीपीय क्षेत्र को नहीं लगाए, इंक्लूड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6,100 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से महाद्वीप में अधिकतम देश मौजूद है? हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट पूरा वर्ल्ड में कितना है? 7 है। सातों का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और उसको अरेंज करके बताइएगा, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा। ठीक। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अधिकतम देश किस महाद्वीप में अधिकतम देश मौजूद है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है, लगभग लगभग 54। ये अपडेट हो सकती है, तो इसको आप जो है एक बार, अगर आप इससे ज़्यादा हो गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि हाँ इससे ज़्यादा हो गया है। ठीक। साइलेंट वैली जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपके ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी आपका एनसीईआरटी में है। साइलेंट वैली आप जब सिटेट किया होंगे तब इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, साइलेंट वैली के बारे में। तो साइलेंट वैली आप सभी को पता होगा कहाँ पर है? केरल में सिचुएटेड है। अगर इसका हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी पर ये सिचुएटेड है। ठीक। आपका फेमस फॉर द लायन टेल्ड आपका मैसेक, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में ये आपका सिचुएटेड है। ठीक है आपका। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा गया ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक में हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला ज्योग्राफी में। फिर किस में देखने को मिला? फिर देखने को मिला पॉलिटी में। फिर किस में देखने को मिला? इकोनॉमी में। सबसे कम हम लोगों को इतिहास में देखने को मिल रहा है। तो श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा डैम आपका? डैम का नाम क्या है? श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, सॉरी पावर प्लांट है ये। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रेन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, जिसमें हम लोग पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है आपका श्री सैलम, और ये कृष्णा नदी पर आपका बनाया गया। और ये सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है इंडिया का। नेक्स्ट आपका एजुकेशन एंड साइंस, शिक्षा और विज्ञान से पूछा गया। करंट है आपका, स्टैटिक पोर्शन कह सकते हैं इसको, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, कि भारत की सबसे पुरानी आईआईटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे पुराना आईआईटी कौन है? आईआईटी खड़गपुर है। अगर हम लोग बात करें आईआईटी खड़गपुर से रिलेटेड कुछ पॉइंट, तो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। और इसका जो टैग लाइन है वो क्या है? जोग कर्मसु कौशलम, ये इसका टैग लाइन है। टैग लाइन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि पहले लंबे समय तक चलने वाली आप दीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया? सिंपल पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया?
तो आपको पता ही होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया गया था। और अगर डेट पूछ लिया जाए तो 1879 के आसपास इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये आपके इकोनॉमी से पूछा गया है, और क्या पूछा जा रहा है आप देखेंगे। पुराना डाटा है ये आपका कि 1819 के दरमियान जो है वस्तु और सेवा कर जीएसटी कितना कलेक्ट किया गया था। तो उस टाइम जो है 11.77 लाख करोड़ जो है जीएसटी कलेक्ट किया गया था। पुराना डाटा है, पहले ही बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका ये किस चीज से है आपका, ये आपका इकोनॉमी से, कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेटिक पोर्शन है का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन है। एसबीआई का जो गठन है ना, ये किस बैंक को रीऑर्गेनाइज करके हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। या कह सकते हैं कि एसबीआई का पुराना नाम क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कब बना? 1955 बना। तो एसबीआई की स्थापना कब होगी? 1955। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब कुछ यहाँ पर देखेंगे तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक था, एक जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया 1921 में। फिर बनाया गया एक सिंगल बैंक जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी भारत का अपना बैंक हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट 1921 तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को इसको नेशनलाइज किया गया। और इंपीरियल बैंक से थोड़ा अंग्रेज वाला फीलिंग आ रहा था, तो हम लोग क्या कर दिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो दो ईयर का क्वेश्चन है, और दोनों ईयर के क्वेश्चन में खजुराहो मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो खजुराहो मंदिर जो है उस टाइम पूछा गया था कि किस शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था, और इस बार पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीवाईक्यू का कितना ज्यादा वैल्यू है। पीवाईक्यू से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ऑप्शन से फ्रेम होता है, या वो वही क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको जो है चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, हम लोग अभी भी देखे, और मध्य प्रदेश। और साथ ही क्या देखे थे कि 950 से लेकर के 1050 ईस्वी तक ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से ही है कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा परंपरागत रूप से कहाँ से शुरू होता है। जो चार धाम, चार जो धाम है, चारों धाम की जो यात्रा होती है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये पूछा जा रहा। तो ये शुरू होता है आपका यमुनोत्री से, और कहाँ पर आकर समाप्त होती है, सॉरी, तो शुरू होता है आपका यमुनोत्री से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं। और कहाँ पर आकर ये समाप्त हो जाता है? तो केदारनाथ होते हुए ये आपका बद्रीनाथ में आके एंड हो जाता है। बद्रीनाथ में ये आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है कि भारत में सेना दिवस, आर्मी डे, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो आर्मी डे जो है आपका हर साल 15 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। तो किस खुशी में मनाया जाता है 15 ऑफ जनवरी को? क्योंकि इसी दिन जो है 15 ऑफ जनवरी 1949 को के एम करियप्पा जो है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाले थे। कौन? के एम करियप्पा, जो कि कौन थे? फील्ड मार्शल थे। कब? 15 जनवरी 1949। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2018 में भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम था वीवी राम, का सफल परीक्षण किया गया। वीवी राम मिसाइल, वीवी राम का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का नाम आपसे पूछा जा रहा। तो उस मिसाइल का नाम है अस्त्र। क्या नाम है उसका? अस्त्र। तो अस्त्र क्या है कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाले क्या है, एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट आपका फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित रैंक और पूर्ववर्ती प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिए गए अन्य विकल्पों के मुकाबले उच्च रैंक और वरीयता दी गई। यानी कि रैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा हायर आएगा। जैसे स्कूल में अगर हम लोग बात करें, सबसे हायर में कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के बाद कौन होता है? आपका हेड टीचर होता है, एचओडी होता है, आप यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं। एचओडी के बाद टीचर होता है। तो उसी टाइप से यहाँ जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सबसे हायर रैंक वाला है, सबसे उच्च वरीयता। तो यहाँ चार ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो भारत रत्न का वार्डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति। तो इन चारों में से जो आंसर होगा वो होगा आपका पूर्व राष्ट्रपति जो है, वो सबसे ज्यादा हाई रैंक होती है इन चारों में से। बट अगर हम लोग रैंक की बात करें तो रैंक आप यहाँ देख पा रहे होंगे।
तो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि सबसे टॉप में कौन होता है, राष्ट्रपति। फिर होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आता है राज्यपाल, उसके बाद आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स यानी पूर्व राष्ट्रपति। तो पूर्व राष्ट्रपति का जो रैंक होता है वो क्या होता है, रैंक 5 होता है, क्या होता है आपका रैंक 5। बट यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है ठीक है। उसके बाद आता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद क्या आता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 नंबर पर। और साथ ही साथ स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, इसका भी रैंक 6 है। तो दोनों का, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों का ही रैंक 6 है। फिर आता है कैबिनेट मिनिस्टर का और साथ ही साथ फॉर्मर पीएम, ये सारे 7 रैंक का हो जाता है। और उसके बाद आता है भारत रत्न अवार्डीज, तो 7A हो गया। तो ये रैंक आपको हर हाल में याद रखना है। इस रैंक से क्वेश्चन बनता ही बनता है मैक्सिमम एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि याद रख पाना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जाम हॉल में। सिंपली तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद हम लोगों को लगेगा कि क्या है, सीजीआई वगैरह का होगा, इस टाइप का होगा। तो बट प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल का स्थान आता है। चीफ मिनिस्टर कहीं दिख रहा है यहाँ पर, कैबिनेट मिनिस्टर, भारत रत्न अवार्डी, ठीक ठीक। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, साइंस टॉपिक से ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हम क्या बोले कि साइंस से अगर आप 9th 10th का एनसीईआरटी कर लीजिएगा तो साइंस आपका उड़ा लीजिएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। कौन किया था आपका, जेम्स चैडविक आपका न्यूट्रॉन की खोज किया था। अब न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ बातें कि जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया गया कब, 1931 में। और न्यूट्रॉन जो होती है आपका आवेश रहित कण है, यानी कि कोई भी इसमें चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में आपका प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में उसका नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में जो होती है कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस टाइप से यहाँ पर टोटल आपका जो क्वेश्चन था 45 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट करा दिया है। इसी टाइप से अगर आप डेली बेसिस पर चाहते हैं कि सेशन लेके आए तो एक खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि अगर आप नोट्स चाहते हैं कि आप केवीएस एनवीएस के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम नोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि ये आपको सामने दिख रहा है ज्योग्राफी का नोट्स। अब नोट्स किस प्रकार का होगा, तो ये पूरा का पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके आपका नोट्स को तैयार किया गया है। नए नए फैक्ट्स को ऐड किया गया, हाईलाइट कर दिया गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ आप पढ़े, पढ़ने के बाद यहाँ पर आपके लिए एक टेबल भी लगा दिया गया है, ताकि आप जल्दी रिवीजन कर पाए। देखिए यहाँ पर लेटीट्यूडनल एक्सटेंट कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना होता है, ये सब करने के बाद आपको क्या किया गया है, इन सारे टॉपिक के एमसीक्यू डाला गया है, यानी आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। और पीवाईक्यू तो आपको करा ही रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम नोनो एप्लीकेशन में प्रोवाइड होगा, वहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, मिलते हैं कल के सेशन में।